तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे। आ, देखो इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग से शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग से शुरू करेंगे। इसमें जिन्ना का पर्सनालिटी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग चले जाएंगे मुस्लिम लीग ये पाकिस्तान की मांग। फिर उसके बाद हम लोग हिंदू महासभा का भी कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। मतलब जो भी मुस्लिम लीग के आसपास जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला यहाँ पे देखो। जिन्ना जिन्ना का जो अर्ली स्कूलिंग है वो कहाँ हुआ था, तो वो बोलेंगे कराची में। ठीक है, एक क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल में हुआ था। और जो हायर एजुकेशन वो कहाँ हुआ था, तो वो 1892 में। कहाँ पे, वो लंदन गए थे। और किसको ज्वाइन किए थे, एक कंपनी ज्वाइन किए थे, ग्राम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी। लेकिन वो इस बिज़नेस को तुरंत क्या किए, छोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने अपना किस कॉलेज में एडमिशन लिया था, लिंकन इन। कौन सा कॉलेज, लिंकन इन कॉलेज में एडमिशन लिया और लॉ की पढ़ाई की। एकदम गांधी जी लाइन में पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। फिर वो भारत के यंगेस्ट बैरिस्टर बन गए। कब, 1895 में। उस समय इनका उम्र 19 साल था और ये पूरे इंडिया में यंगेस्ट बैरिस्टर बन गए। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ तो देखेंगे जिन्ना का। ठीक है, चलिए अगले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल ये देखो, कौन से स्टेटमेंट इसमें क्या है, गलत है, ये चुनना है। जो जिन्ना है उन्होंने टू नेशन थ्योरी दिया था क्या, दो राष्ट्र का सिद्धांत। तो देखो सबसे पहले बात आए ना तो सर सैयद अहमद खान ने दिया था टू नेशन थ्योरी। उसके बाद जो है आपका जिन्ना ने भी दिया था टू नेशन थ्योरी, दो राष्ट्र का सिद्धांत। ये दोनों अलग अलग राष्ट्र है, हिंदू और मुस्लिम। सबसे पहले यही दिए थे, इन्हीं के विचार को फिर आगे बढ़ाया गया था। तो जिन्ना का नाम जुड़ता है टू नेशन थ्योरी से। फिर से मोहम्मद इकबाल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, जो मोहम्मद इकबाल है, मोहम्मद इकबाल एक कवि था। वो एक अलग राष्ट्र क्या बोल रहा था कि मुझे अलग राष्ट्र, अलग एक राष्ट्र चाहिए। ठीक है ना, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया था ये, इसने बस ये बोला था कि मुझे एक अलग राष्ट्र चाहिए हम लोग को नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट का रहा सर सैयद अहमद खान यूज वर्ड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम हिज लीफलेट नाउ और नेवर। गलत है। यहाँ तक सही है कि नाउ और नेवर नाम का एक बुक था, पैम्पलेट था, जिसमें पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था। लेकिन इस पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था, चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है, देखो जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद जो है मोहम्मद इकबाल जो है पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया कि मुझे एक क्या प्रपोज किया था, एक अलग नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट चाहिए। ठीक है ना, जो कि बाद में इसी को ये 1930 में बोला था ये मोहम्मद इकबाल। इलाहाबाद का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसी में ये बात बोला था। बाद में सर ये बाद में जो है चौधरी रहमत अली 1933 में एक पम्पलेट लाया, उसी में नाउ नेवर नाम एक पम्पलेट में पाकिस्तान शब्द का यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद है फ्रॉम 1906 से 1920 जो जिन्ना का रोल है वो क्या था। तो 1906 से यानी कि मुस्लिम लीग का जब से फॉर्मेशन हुआ। फिर आते हैं आगे 1920 असहयोग आंदोलन के समय जिन्ना क्या किया था, कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है,
तो इसके अच्छा, आपके बात किया जाए मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था, तो 1913 में। लेकिन ये दोनों को कंटिन्यू कर रहा था, मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस को भी। यहाँ तक तो यहाँ तक इसका जो विचार था ना बढ़िया था। इसके बाद ही असहयोग आंदोलन के बाद अपना विचार को त्याग देगा। तो इस समय तक वो नेशनलिस्ट था और सेकुलर भी था। जब से कांग्रेस ज्वाइन किया और तब तक कांग्रेस को नहीं छोड़ा। ठीक है, आइए ये बोला देखिए, यहाँ बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट है वह सही नहीं है जिन्ना के बारे में। ठीक है, तो जिन्ना प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंक्लूजन ऑफ लखनऊ पैक्ट। बिल्कुल, जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, इसको कराने में जिन्ना का बहुत रोल है। जिन्ना का बहुत रोल है। इसी कारण जो है सरोजनी नायडू है, इनको उपाधि भी दी हुई है। ठीक है, उसके बाद है इन 1929 द जिन्ना formulated 14 points. It's clear on the basis the unity between Hindu and Muslim would be possible in future. बिल्कुल सही बात है। 1929 में जिन्ना एक 14 सूत्री मांग रखा, मई या कुछ ऐसा है। उसमें बोला था अगर ये मांग मेरा मान लोगे तो हिंदू प्लस मुस्लिम में क्या हो सकता है, यूनिटी हो सकता है। 14 सूत्री मांग रखा था कब, 1929 में। अच्छा, ये वाला डेट कैसे याद रखेंगे, तो याद है नेहरू रिपोर्ट आपका 1928 में आया था। उसी के अपोजिशन में जिन्ना ने 1929 में 14 सूत्री मांग को रखा था। अब याद हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, ही हैज़ नथिंग टू डू विद द इंसेप्शन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। बिल्कुल, जिन्ना जब मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में, तो ये संस्थापक सदस्य नहीं था जिन्ना इसका। जिन्ना तो मुस्लिम लीग से कब जुड़ा था, 1913 में। और मुस्लिम लीग से भी जुड़ने से पहले ही जिन्ना कांग्रेस से जुड़ चुका था, याद रहेगा। अब ये स्टेटमेंट देखिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पासेड ए रेजोल्यूशन एट लाहौर फॉर द सेपरेट नेशन इन 1944। बताओ, देखो ये स्टेटमेंट कहाँ गलत है, चौथा वाला। चौथा वाला जो स्टेटमेंट है आपका कहाँ गलत है, ध्यान से देखिए। ये जो है लाहौर रिजोल्यूशन ही पास हुआ था मुस्लिम के लिए, सेपरेट नेशन के लिए, मुस्लिम लीग द्वारा अंडर द लीडर ऑफ जिन्ना सी। ये सब सही है, लेकिन ये चीज़ जो हुआ था काम 1940 में नहीं हुआ था दोस्त, 1940 में हुआ था। कब हुआ था, 1940 में। कैसे याद रखाए थे कि 1940 में जिन्ना जो है 440 वाला काम किया, 440 फ्रॉड काम किया, 440 फ्रॉड काम किया। ये पहली बार था, ये फर्स्ट टाइम था जब ये पाकिस्तान का ऑफिशियली औपचारिक तौर पे घोषणा हुआ था। कब, लाहौर रिजोल्यूशन 1940। ठीक है, आइए ये वाला सवाल देखिए, इन विच ईयर डिड मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंट हिज फेमस 14 पॉइंट्स इन द मुस्लिम लीग सेशन इन दिल्ली। सबसे पहली बात है कि जो 14 सूत्री मांग है वो किसने प्रेजेंट किया था, तो जिन्ना ने प्रेजेंट किया था। कहाँ पर प्रेजेंट किया था, किस सेशन में, तो बोलोगे सर दिल्ली सेशन में। कब किया था, तो 1929 में किया था। अब ये वाला डेट कैसे याद होगा, तो ये आपको याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट के विपक्ष में ही जिन्ना ने 1929 में 14 सूत्री मांग रखा था। अब यहाँ देखिए, विच हिस्टोरिकली क्रेडिटेड फर्स्ट गिविंग द मोहम्मद अली जिन्ना था कायदे आजम। अब कायदे आजम का मतलब होता है ग्रेट लीडर। ये ग्रेट लीडर की उपाधि, कायदे आजम की उपाधि जिन्ना को 1938 में मिला। और 1938 में कौन दिया था, देखो 1938 में पटना में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था। तो उसी समय एक मौलाना शहीद करके थे, एक मौलाना शहीद करके बहुत प्रमुख नेता थे उस समय। वही इनको जिन्ना को क्या दिए थे, कायदे आजम की उपाधि। शहीद आदमी ही क्या दिए थे, कायदे आजम की उपाधि। ठीक है,
On which date did the Muslim League under the leadership of Jinnah observe Direct Action Day to press for the creation of पाकिस्तान? मतलब जो डायरेक्ट एक्शन डे जो मुस्लिम लीग के द्वारा कब घोषणा किया गया था? तो 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। तो डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ था? 16 अगस्त 1946। इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं, इस ट्रेजेडी को बोलते हैं ग्रेट कलकत्ता किलिंग। ग्रेट कलकत्ता किलिंग। इन विच ईयर मोहम्मद अली जिन्ना ऑफिशियली ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? कब ज्वाइन किया था? देखो 1916 में तो समझौता हुआ था, इसमें तो करेगा नहीं 1906 में, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग का जब स्थापना हुआ जिन्ना इसका मेंबर नहीं था। 20 में क्या किया था जिन्ना? तो कांग्रेस को छोड़ दिया था। अब बच गया 1913, तो 1913 में किया था। कैसे याद रखेंगे? तो 1913 से याद रखो कि 13 का फेरा लग गया जब से जिन्ना मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। 13 का फेरा लग गया जब से जिन्ना मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। और एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, भले जिन्ना मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये मुस्लिम लीग के साथ साथ कांग्रेस का भी एक्टिव मेंबर रहा जब तक ये अपने साथ रहा था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ट्रू और फॉल्स। मोहम्मद अली जिन्ना कंसिडर्ड एज द मास्टरमाइंड एंड आर्किटेक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट 1916। बिल्कुल। आपका जो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, उसको कराने में सबसे बड़ा आदमी कौन है समझौता? तो जिन्ना भी इसमें नाम आता है। बिल्कुल, समझौता कराने में जिन्ना का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसी कारण आपका जो सरोजनी नायडू है वो एम्बेसडर का उपाधि देती है जिन्ना को, एम्बेसडर का। कायदे आजम का कौन दिया था? अभी बताए थे कायदे आजम का उपाधि, तो एक शहीद करके था वो दिया था। अब यहाँ पे देखो, जिन्ना 14 पॉइंट्स वेयर फॉर्मुलेटेड एज डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय कांग्रेस। जिन्ना 14 पॉइंट किसके पक्ष में लाया था? 14 पॉइंट तो नेहरू रिपोर्ट के पक्ष में। कैसे याद करेंगे? तो दोनों चाचा आपस में भिड़ गए, दोनों चाचा आपस में भिड़ गए। ठीक है। Upon the independence of Pakistan in 1947, upon the independence of Pakistan 1947, which office did मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट टाइम एज्यूम? मतलब जिन्ना को 1947 में कौन सा पद मिला था? क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन गया था पाकिस्तान के? प्रेसिडेंट बन गए थे? नहीं, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल जो थे वो जिन्ना ही बने थे 1948 तक। Which year did मोहम्मद अली जिन्ना ऑफिशियली रिज़ाइन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो बताए थे कब रिज़ाइन किया था? तो 1920 में असहयोग कर दिया जिन्ना। किसका? असहयोग कर दिया कांग्रेस का भी। ठीक है। What is the literal English translation of the horrific title Baba-e-Kazam which is used for the Jinnais Pakistan? बाबा ए काइज़म जो है वो फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, और यहाँ पे जिन्ना के लिए ये शब्द यूज होता है पाकिस्तान में, बाबा ए काइज़म। ठीक है। अब ये ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। तो मोहम्मद अली जिन्ना वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ढाका। गलती, कंफ्यूज ना हो इस बात से। मुस्लिम लीग का स्थापना तो पहले ही हो गया था 1906 में, जबकि जिन्ना है 1913 में इसका सदस्य बना था। तो फाउंडिंग मेंबर अगर जिन्ना के बारे में पूछे तो जिन्ना नहीं थे। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब
ये वाला स्टेटमेंट आपको कह रहा है दोस्त कि बताइए 1913 से 1920 के बीच जो जिन्ना है वो दोनों का मेंबरशिप लिए थे, कांग्रेस का भी और मुस्लिम लीग का भी। बिल्कुल वह कांग्रेस का भी मुस्लिम लीग का भी मेंबर रहा 1920 तक। उसके बाद आपका क्या हुआ, कांग्रेस से तो रिजाइन मार दिया, उसके बाद ये मुस्लिम लीग का जो मेंबरशिप है वो कंटिन्यू किया है। बिफोर परसुइंग लॉ, which company did Jinnah initially join when travel London in 1892? आपको पता है कि ये 1892 में कहाँ गए थे? एक गुजरात व्यापारी थे, टीआरई में भी पूछा था, और ये फिर लंदन पहुँच गए। यहाँ पे एक कंपनी था जिसका नाम था ग्राम शिपिंग ट्रेडिंग कंपनी, तो यहाँ पर थे। इसके बाद वो कंपनी को छोड़ के 1895 में अपना लॉ कंप्लीट किए और ये 19 साल की उम्र में इंडिया का यंगेस्ट बार एग्ज़ाम काउंसिल क्लियर करने वाले बन गए बैरिस्टर। ठीक है। एट द एज ऑफ 1898 एट 1895 में 19 साल की उम्र में जिन्ना अचीव्ड ए माइलस्टोन। कौन सा एक बहुत प्रमुख काम किए थे इंग्लैंड में 1895 में 19 साल की उम्र में? तुम बताए थे ना, वो इंडिया के यंगेस्ट कहलाए जाने वाले बार बन गए थे। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट, why did Jinnah famously chosen to join Lincoln Inn for his legal training? जो जिन्ना है वो लिंकन इन कॉलेज को लीगल ट्रेनिंग के लिए क्यों ज्वाइन किए थे? आपको तो सबसे पहले याद रखना उनके कॉलेज का नाम कि वो लिंकन इन कॉलेज को ज्वाइन किए थे, लेकिन क्यों किए थे? क्योंकि वह देखें प्रॉफिट मोहम्मद का नेम उसमें, ठीक है ना, लिंकन इन में प्रॉफिट मोहम्मद का नाम दिखे। अब ये बताना है कि ही वॉज द ओल्ड ऑफ, जब ये यंगेस्ट बैरिस्टर बने इंडिया का तो उनकी उम्र क्या थी उस समय? 19 साल। फिर है कि जिन्ना कब यंगेस्ट बैरिस्टर बन गए थे? तो 1895 में, कांग्रेस से 100 साल पहले। अब यहाँ पे ये सवाल बताइए दोस्त क्या होगा कि जिन्ना किस साल ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किए थे? तो बताइए, बहुत ही OMG वाली बात होगी। जब एक तरफ मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ उसी साल, एकदम याद रखना आपको, उसी साल ये कांग्रेस में भी जुड़ गए थे। ठीक है। तो देखिए कितना अजूबा बात देखने को मिलता है कि 1906 में ही एक तरफ जहां मुस्लिम लीग का स्थापना हो रहा है, दूसरी तरफ जिन्ना कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा है। OMG। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कांग्रेस को कब ज्वाइन, ये मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था जिन्ना? 1913 में। फिर यहाँ पे कांग्रेस को कब छोड़ा था? तो 1920 में। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ हो गया। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के पिता जिन्ना भाई पूंजा का मुख्य पेशा क्या था? तो जिन्ना के जो पिता थे ना वो बिजनेसमैन थे। आपको याद है टीआरई में एक सवाल भी आया था, तो इसी लाइन के ऊपर आया था। याद रखिए जिन्ना का भी परिवार क्या था? एक गुजराती व्यापारी था। उन्होंने भी गांधी जी के तरह जाके क्या किया था? लंदन में अपना लॉ में पढ़ाई किया था। बस फ़र्क इतना क्या था कि अलग अलग डेट में दोनों गए थे। ठीक है। अलग अलग कॉलेज का भी था। अब यहाँ पे देखो इस दोनों का दिया हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी एक साथ लंदन में पढ़ने नहीं गए थे, आगे पीछे गए थे, लेकिन दोनों ने लंदन की यात्रा की थी। जो जिन्ना है 1892 में गया था बैरिस्टर की पढ़ाई करने लिंकन इन कॉलेज में। फाइनली 1895 में अपना कोर्स कंप्लीट किया 19 साल की उम्र में। और जो गांधी बाबा इससे पहले ही चले गए थे, 1888 में ही चले गए थे। ठीक है। और उन्होंने टेम्पल इनर टेम्पल नाम का कॉलेज है वहाँ पर दाखिला लिया था। ठीक है। 1888 1892। ठीक है, याद रहेगा। 1888 गांधी बाबा, 1892 जिन्ना, मतलब 4 साल का अंतर था।
अब ये जिन्ना का एक बुक है, हु ऑथर द बुक जिन्ना, हिज सक्सेस, फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री। CHSL में पूछा हुआ है। ये बुक लिखा था इस्ताक अहमद, इम्तियाज अहमद थे, इस्ताक अहमद। कौन? इस्ताक अहमद। जिन्ना वाज कन्फेरेड विद द टाइटल ऑफ, इनको दिया गया था टाइटल कायदे आजम, एक शहीद नाम के जो आदमी थे। 1918-38 में जब पटना में एडुकेशन हो रहा था मुस्लिम लीग का, उसी के दौरान दिए थे। फिर है हु अमंग द स्टार्टेड इंग्लिश जनरल कॉमरेड और उर्दू पेपर हमदर्द। जो कॉमरेड का भाषा था वो था इंग्लिश, जो हमदर्द था वो था उर्दू। इसको कौन लिखा था? बहुत बीबिया, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना। सबसे पहली बात तो कोई मेजर बुक जिन्ना का दिखाई नहीं पड़ता है। सर सैयद अहमद खां भी नहीं लिखे थे, मेजर बुक इनका भी दिखाई नहीं पड़ता है। मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, इनसे कन्फ्यूजन होता है, कॉमरेड और हमदर्द को हमसे, तो ये भी नहीं होगा। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, ये वही है मौलाना मोहम्मद अली जो लंदन में स्थापित किए थे क्या? हाँ। अब जो यहाँ पे जिन्ना का 14 सूत्री मांग, जिन्ना ने अपना 14 सूत्री मांग रखा था 1929 में। ये कौन कौन सा 14 सूत्री मांग है जो 1928 की अपोजिशन में रखा 1929 में, इसी को बताना है, आपको याद करना है। ठीक है, चलिए। पहला पहला क्या क्या रखे थे इसको याद कर जाओ। पूछता है यहाँ से, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और रेसिडुअल पावर की बात कही थी। जितना बोले थे कि भारतीय संविधान का रूप संघीय होना चाहिए। संघीय होगा तभी तो इसका फ़ायदा होगा प्रांत को, जिसमें जो रेसिडुअल पावर है प्रांत को मिलना चाहिए। बिल्कुल ही प्रांत की बात करेगा, प्रांतीय स्वायत्तता होना चाहिए, बिल्कुल इसकी बात करेगा। सभी स्तर पे प्रांतीय स्वायत्तता होना चाहिए। अब ये खुद माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, तो इसकी बात भी करेगा। ठीक है। फिर एक केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिम प्रतिनिधि। देखो अब ये सेंटर लेजिस्लेचर है ना, उसमें मुस्लिम का प्रतिनिधि की बात करेगा कितना, यही पूछता है सवाल आपको हर एक बार। 1/2, 1/2 तो बोलोगे नहीं, 1/4 तो बोलोगे नहीं, 1/6 तो बोलोगे नहीं, 1/3 बोला था। 1/3 यानी कि 33%। कैसे याद रखोगे? 3 का तिगरा काम बिगड़ा, 3 का तिगरा काम बिगड़ा। उसके बाद पृथक निर्वाचक मंडल की बात कहा था। ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसके बाद क्या है ये बोला, जो प्रांतीय सीमाएं हैं उसके बदलाव पे रोक, जो प्रांतीय सीमाएं हैं उसके बदलाव पे रोक। प्रांतों का जो क्षेत्रीय पुनर्गठन किया, पंजाब, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इसमें मुस्लिम बहुल प्रांत पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। फिर रिलीजियस लिबर्टी की बात तो खुद करेगा ही, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। वीटो पावर की बात करेगा ही। यहाँ पे बोला था कि जब भी कोई चीज़ हो तो कोई कानून प्रस्ताव पारित नहीं किया जाना चाहिए। जब 3/4 अल्पसंख्यक को दे दिया, 3/4 वीटो पावर, 3/4 सदस्य अगर विरोध कर दे, 1/3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3/4 है। ठीक है, याद रहेगा। फिर बोला था सिंध को बॉम्बे से अलग, सिंध कहाँ है? उधर ही तो है, सिंध को बॉम्बे से अलग करना। फिर नॉर्थ वेस्ट और बलूचिस्तान में सुधार की बात कहा था, याद है? बलूचिस्तान, बलूच, अफ़गानी। सरकारी सेवाओं में हिस्सेदारी की बात कहा था, लेकिन कहाँ? अनुपातिक के आधार पे। इसमें ये बात सही बोला कि जितना मेरा रेशियो उतना ही दीजिएगा। मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा का संरक्षण का बात ये तो कहेगा ही। मंत्रालय में मुस्लिम प्रतिनिधि, अब देखो मंत्रालय में भी 1/3 बोला है, केंद्रीय लेजिस्लेचर में भी 1/3 बोला है, और जो वीटो पावर है वो बोला है 3/4। याद रखेंगे ये डाटा। 3 का तिगरा काम बिगड़ा। संविधान संशोधन जो होना चाहिए वो प्रांतों की सहमति से होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बात बोला था। अब जो है 14 पॉइंट दिया है, इसमें से कौन सा पॉइंट जिन्ना नहीं बोला है?
1/3 बोला था स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल कैबिनेट में, स्टेट कैबिनेट में बोला था कि नहीं बोला था? 1/3 दोनों जगह बोला था रिजर्वेशन। नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ स्टेट, बिल्कुल स्टेट का ऑटोनॉमस ज़्यादा होना चाहिए, पावर ज़्यादा होना चाहिए। 1/5 रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम, सेंट्रल लेजिस्लेचर नहीं भाई, 1/3 बोला था। ठीक है। फुल रिलीजन फ्रीडम फॉर ऑल कम्युनिटीज़, बिल्कुल जितना रिलीजियस कम्युनिटी का बात तो करेगा ही। तो ये तीर का तीसरा काम भी कराए थे, याद कराए थे। कितना पॉइंट दिया था जिन्ना? तो 14 बोका 14 पॉइंट दिया, मार्च 1929। इन जिन्ना 14 points was the minimum proportion of Muslim representation demand in the central legislature. सेंट्रल लेजिस्लेशन में कितना बोला था ये? 1/3, याद रहेगा। अकॉर्डिंग टू द जिन्ना 14 पॉइंट्स वेयर टू डिस्क्रिशनरी पावर। अब ये 14 पॉइंट्स में क्या बताता कि एक्स्ट्रा शक्ति किसको देना चाहिए था? प्रोविंस को देना चाहिए। विच एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीजन डिड जिन्ना स्पेशली डिमांड द सेपरेट फ्रॉम द बॉम्बे? याद है बॉम्बे को किससे अलग करने की बात बोला था? तो सिंध से। अच्छा, इस दोनों के बारे में कुछ बोला था? इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला। इस दोनों के बारे में बोला कि यहाँ पे जो है सुधार होना चाहिए, संवैधानिक सुधार होने की बात बोला था। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट की तुलना जुन्ना के 14 सूत्री से, इस दोनों में देखते क्या अंतर है निर्वाचन प्रणाली को लेके। जो नेहरू रिपोर्ट था वो संयुक्त निर्वाचन की बात कहा था, जबकि जो 14 सूत्री था वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कहा था। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण। जो नेहरू रिपोर्ट था वो क्या कहा था कि मुस्लिम बहुत प्रांतों में सीट आरक्षित होगी का विरोध किया था, रिजर्वेशन के विरोध किया था। ठीक है, मुस्लिम बहुत प्रांतों में सीट के आरक्षण का विरोध किया था, जबकि जिन्ना बोला था कि हमको कम से कम 1/3 दीजिए। अब यहाँ पर है धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, बिल्कुल ये दोनों बात कहा था। और यहाँ जिन्ना जो 3/4 अल्पसंख्यक अधिकार वाला मांग लिया था। नेहरू रिपोर्ट है भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन का बात कहा था, समर्थन किया था कि भाषा के आधार पे हो। जबकि जो जिन्ना है वो बोला बम्बई को सिंध से अलग कीजिए और बलूचिस्तान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में संवैधानिक सुधार लागू करने का कोशिश कीजिए। जबकि यहाँ पे बोला था कि जो भाषा आधार पे भाषा का जो प्रॉब्लम हो रहा है ना उस पर ध्यान देंगे, ये जाति कुछ और फैक्टर पे ध्यान देने की बात कर रहा है। ठीक है। अब ये देखिए आपको 1720 में 1799 में इस बार का क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा में। 1870 के 10 पेज के ऊपर है कि भारतीय पत्रिकाओं के समाचार पत्रों के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी व्यंग्य चित्र कार्टून प्रकाशित होने लगे। बिल्कुल प्रिंटिंग प्रेस तो विकसित हो ही गया था जिसमें मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है। कुछ व्यंग्यात्मक चित्र में शिक्षित भारतीयों का पश्चिमी रूसी परिधानों के प्रति आकर्षण की प्रशंसा की गई, जबकि अन्य सामाजिक परिवर्तनों की आशा कर रहे थे। भाई आपको पता है कि कुछ जो शिक्षित भारतीय थे वो पश्चिम रूसी यानी कि पश्चिम परिधान थे उनको अच्छा मान रहे थे। 1857 में भी जो पढ़े लिखे लोग थे किसका साथ दिया? अंग्रेज़ों का, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमारे लिए अच्छा करेंगे। तो ये चित्र के माध्यम से जो इनकी प्रशंसा नहीं की गई वो दिखाया गया कि जिसको तुम बाप मान रहा है वही सबसे बड़ा शोषक है। तो ये प्रशंसा नहीं होगा, मजाक होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत, प्रशंसा नहीं बल्कि मजाक उड़ाया गया है उनके बारे में। ठीक है, डेट याद रखेंगे 1870 से ये सब काम होने लगा था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको हम देखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। देखो ये संस्था बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, क्योंकि ये वही संस्था है जिससे आगे चल के मुस्लिम लीग का फाउंडेशन रखाया जाएगा 1906 में। तो अगर कोई आपसे पूछे मुस्लिम लीग का फाउंडेशन वाला संस्था कहाँ पर है तो ये वाला संस्था ही है। अच्छा, ये संस्था है कौन? ये जो संस्था है ये इसका स्थापना 1986 में हुआ था। अभी भी कुछ याद आ रहा? इसका स्थापना किए थे सर सैयद अहमद खान किए थे। ठीक है, 1986 में।
अब इसी का जब 20वां सम्मेलन होता है ना, 20th सम्मेलन, कब 1906 में ढाका में, तब आपका मुस्लिम लीग का फाउंडेशन होता है। 1886, सॉरी 1986 बोल दिया मैंने। तो मुस्लिम लीग का जो फाउंडेशन वाला संस्था है ये यही है, इसी के आधार पे हुआ था। यहाँ पे देखिए 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन बने थे। तो 1930 में याद रखना एक चीज़ फिक्स किया, एक चीज़ फिक्स किया। कौन? तो जो कवि था इकबाल। कौन? कवि इकबाल। इकबाल क्या फिक्स किया कि हम लोग को हिंदू और मुस्लिम के लिए, मतलब मुस्लिम के लिए एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ये पॉइंट याद रहेगा। तो ये याद हो गया। अब जो यहाँ पे दिया है मुस्लिम लीग का जो बहुत सारा अधिवेशन हुआ अलग अलग समय पे, उसके बारे में दिया। यहाँ से भी सवाल बनता है। अभी देखे ना 1930 से बना था। 1906 में सबसे पहला कहाँ हुआ था? ढाका में, जहाँ पे लीग का स्थापना हुआ। 1907 में कहाँ पर हुआ? पहला अधिवेशन, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट अधिवेशन, कराची में। कराची के पागल खाना में पहला अधिवेशन हुआ। इसमें आदम पीर जी भाई अध्यक्ष बने थे। ऐसे पहला अध्यक्ष कौन बना था इसका? ये तो वार्षिक हुआ ना, पहला वार्षिक अधिवेशन। ऐसे पहला अध्यक्ष कौन बना था? तो आगा खां तृतीया। याद रहेगा। 1908 में याद रखें अमृतसर में सम्मेलन हुआ था इसका। इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसकी मांग की गई थी। 1913 में याद है जिन्ना इसमें शामिल हुआ था लखनऊ में, और इसमें स्वशासन का लक्ष्य अपनाया गया था जिन्ना के समय। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें तिलक और जिन्ना के प्रयासों से समझौता हो गया। 1927 में कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ, जिसमें जिन्ना के नेतृत्व में साइमन आयोग का विरोध किया गया। देखो ये भी विरोध कर रहा है। 1930 में कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। ये फेमस है। मोहम्मद इकबाल इसमें अध्यक्ष बना था और अपने भाषण में मुसलमानों के लिए एक अलग स्वतंत्र राज्य का सैद्धांतिक विचार प्रस्तुत किया। अभी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। 1937 में क्या हुआ? तो 1937 ने जो जिन्ना क्या किया, एक जन आंदोलन का रूप दिया मुस्लिम पहचान के लिए। तो आपको बोलेगा कि पाकिस्तान के लिए जन आंदोलन किसने चलाया? तो जिन्ना ने ही चलाया था। 1940 में जो और सबसे फेमस है वो क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन हुआ। इसी को बोलते हैं लाहौर प्रस्ताव, जिसके माध्यम से 440 वाला काम किया। और जिन्ना पहली बार मुसलमानों के लिए औपचारिक रूप से एक संप्रभु राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान की मांग को औपचारिक मांग रखी गई पहली बार ऑफिशियली तौर पर। 1943 में क्या हुआ? कराची अधिवेशन में कराची में लोग पगला गया, बोला कि हम उनको डिवाइड एंड क्वाइट का नारा दिया, बांटो और छोड़ो का नारा 43 में। तो बस घोट जाओ इसको। उसके बाद क्या है? 1906 में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? 6 में। तो देखो 1907 में इसका पहला वार्षिक अधिवेशन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे पूछा जाए कौन था? अमदा पीर जी, ऐसे ही कुछ करके थे। 1906 में कौन रहेगा? आगा खां तृतीय। अब यहाँ पे देखो दिसंबर 1906 में ढाका में आयोजित मोहम्मदम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान हाँ, तो ये मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मोहम्मदम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ये वही है मोहम्मदम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जिसका स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1886 में किया था। तो इसी के दौरान मुस्लिम लीग का गठन हुआ, इसी अधिवेशन के दौरान। तो उसमें प्रस्ताव किसने रखा था मुस्लिम लीग का? तो प्रस्ताव रखेगा सलीम ने, नवाब सलीम उल्लाह खां। नवाब सलीम उल्लाह खां, प्रस्ताव इसी ने रखा था। अब आइए यहाँ पे देखते हैं एक सवाल। यहाँ पे है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का क्या उद्देश्य था, क्यों किया गया था? तो भारतीय मुसलमानों के बीच ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना, बिल्कुल जो ब्रिटिश भक्ति है, ब्रिटिश सरकार का गुणगान गाने के लिए। मुसलमान की राजनीतिक विचारधारा की रक्षा करना। कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करना, बिल्कुल नहीं। जब मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, इसके ऊपर भी सवाल बताएंगे। तो बहुत लोगों से अपील किया गया था नेताओं से कि आप कांग्रेस का साथ नहीं थे।
लेकिन फिर भी कुछ लोग कांग्रेस का साथ दिए थे, जिसमें एक सबसे प्रमुख नाम है हकीम अजमल खां, ऐसा टाइप का। इसी को समर्थन को लेके कुछ मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के अपोजिट जाके अहरार आंदोलन भी चलाया था। अच्छा, मुसलमानों को अन्य समुदायों के प्रति पूर्वाग्रह से बचाना, बिल्कुल। तो तीसरा छोड़ के 1, 3, 4। मुस्लिम लीग के संविधान किस वर्ष तैयार किया गया? अच्छा, संविधान की बात कहा जा रहा है तो 1906 में तो स्थापना ही हो गया। 1907 में तो पहला वार्षिक अधिवेशन हो गया। अब 1908 में जो फ्री हुआ तीसरा वाले में, ठीक है ना, 8 से क्या होता है, कर्क रेखा भी गुजरता है। तो ये अमृतसर में हुआ था ये वाला, तो यहीं पे लोग संविधान बनाया, अपना अमृत बनाया संविधान पर। किस नेता ने मुस्लिम लीग के गठन का स्वागत किया, इसे मुसलमानों की अधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया? भाई तू तो बताएगा ही, तुमसे ही तो मिलने गया था सब मिनटों में। अब यहाँ पे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना से ठीक पहले मुसलमानों की एक विशेष प्रतिनिधि मंडल 1906 में शिमला के तत्कालीन वायसराय से मिलने गया। बिल्कुल, वायसराय से मिलने गया था और इसका नाम था शिमला शिष्टमंडल। यहीं पे मिलने गया था शिमला में। इस शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? अब बताओ, 1906 में, ठीक है। वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? नेतृत्व किया कौन? आगा खां। वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। ये वायसराय था, याद रहे, वायसराय था उस समय। मुस्लिम लीग की स्थापना की औपचारिक रूपरेखा और प्रस्ताव तैयार किया गया, जिन्हें दो मुसलमान संस्थापकों में गिना जाता है, जिन्होंने ढाका के बैठकों की मेजबानी की थी। मतलब प्रस्ताव के बारे में पूछ रहा है कि प्रस्ताव किसने तैयार किया था? तो प्रस्ताव तैयार करेगा छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली प्रस्ताव लेकर चली। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बाद इसके सुचारू संचालन के लिए इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? इसके सुचारू संचालन के लिए इसके जो पहला स्थायी अध्यक्ष है वो चुना गया था आगा खां तृतीय को। अब वार्षिक अधिवेशन में हमदाजी पीर को। 1907 में मुस्लिम लीग का पहला नियमित वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? पहला नियमित यानी कि एनुअल जो सेशन है वो कहाँ पे हुआ? जिसमें लीग के संविधान ग्रीनविच को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। पहला वार्षिक कहाँ हुआ था? कराची में ही ना हुआ था, ठीक है। 8 बोलता तो अमृतसर बोलते, ठीक है। अभी देखो, आरआर और आंदोलन के ऊपर जो आपके टीआरई में यहाँ पे सवाल बन गया, जीएस में पूछा था ये, बताओ। इतना जो अनोखा बात है, जीएस में पूछ रहा है। आइए पढ़ लेते हैं आरआर आंदोलन, छूट गया था हम लोग से। आरआर आंदोलन बीबीआई है। आरआर का सबसे पहली बात की अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है उदारवादी, लिबरल। इसका जो समय है इस आंदोलन का तो 1906 है, 1906, या कहीं कहीं पे आपको 1910 भी मिलता है। अब ये टाइम कैसे याद होगा हमको लंबे समय तक कि इसी समय हुआ आंदोलन का? तो याद रखना कि ये जस्ट आफ्टर मुस्लिम लीग हुआ ये आंदोलन। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग के खिलाफ ही जो इसका विचार है, मुसलमानों के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। इसमें चलाएगा कि देख, हम लोग कांग्रेस का साथ देंगे, अब ब्रिटिश चाटुकारिता तुम्हारे कहने पे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे डेट लिंक हो गया। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक सेकेंड एक सेकेंड, अब सबसे ज़्यादा टफ चीज़ इसमें ये पूछा जाता है बच्चों कि जो आरआर आंदोलन है, ये क्या नहीं पूछा था कि इसमें से कौन कौन नेता जुड़ा हुआ है? मौलाना मोहम्मद अली, ये जुड़ा रहेगा कि नहीं जुड़ा रहेगा? बिल्कुल जुड़ा रहेगा, मौलाना मोहम्मद अली। अच्छा, ये कौन है आपको पता है? लंदन में मुस्लिम लीग का शाखा स्थापना करने वाले थे। आपका जो कॉमरेड बुक है यही लिखे हुए हैं इंग्लिश में। आपका जो हमदर्द बुक है यही लिखे हुए हैं। फिर दूसरा हकीम अजमल खां, इनको पहचानते हैं? ये वही है जो आईएनसी से भी अपना जुड़ाव रखे थे और मुस्लिम लीग से भी जुड़ाव रखे थे, एकमात्र यही है हकीम अजमल खां। और ये सिर्फ जुड़ाव ही नहीं रखे थे, जुड़ाव तो आपको जिन्ना भी रखा था।
ये सिर्फ जुड़ाव ही नहीं रखे थे, ये जो हकीम अजमल खां है ये आपका अध्यक्ष भी बन चुके हुए हैं। ठीक है, फिर से मौलाना जफ़र अली, इनका नाम कैसे याद रखें? तो याद है अपना जफ़र भाई कितना फेमस राजा था, वो तो हिंदुओं का ही साथ दे रहा था, ब्रिटिश चटुकारिता नहीं कर रहा था, बहादुर शाह जफ़र, तो ऐसे याद कर सकते हैं अपना जफ़र भाई। हसन इमाम अपना पटना वाले, ये भी थे आरआर आंदोलन में। मौलाना मजरुल हक, ये भी अपना पटना वाले। ये जो दोनों पटना वाले थे हसन इमाम और मौलाना मजरुल हक, ये भी आरआर आंदोलन से जुड़े हुए थे। मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, इस समय इनका नाम कुछ नहीं आता है वहाँ पे, ये आरआर आंदोलन से नहीं जुड़े थे। मक्का, इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये आरआर आंदोलन से क्यों जुड़ेंगे? ये तो आईएनसी से ना इनका विंग था। ठीक है, ये लोग ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, लेकिन ये लोग जो ब्रिटिश चाटुकारिता है इसको पसंद नहीं करते थे। अब इस आंदोलन का क्षेत्रीय विस्तार कहाँ पे था? ये केवल पंजाब तक ही सीमित रहा। इसका उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम लीग को है ना प्रति संतुलन करना, बैलेंस करना। मुस्लिम लीग का जो राष्ट्रीय आंदोलन में है, मुस्लिम लोग का जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसको भागीदारी में बढ़ाना, अब ब्रिटिश चाटुकारिता से रुकना। मतलब कि मुस्लिम लीग क्या कर रहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन में आप आईएनसी का साथ नहीं दो, राष्ट्रीय आंदोलन में आप नहीं जाओ, लेकिन ये दोनों क्या बोला कि आप आईएनसी का भी साथ दीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन का साथ दीजिए, आप ब्रिटिश चाटुकारिता नहीं कीजिए। ठीक है, तो ये याद रहेगा बिल्कुल। अब इसके ऊपर सवाल है कि जो अहरार आंदोलन है वो मौलाना मोहम्मद अली के संस्थापकों में से एक थे, बिल्कुल लंदन वाले कॉमरेड हमदर्द एक थे। इसके सदस्यों ने भारतीय आंदोलन का सक्रिय भागीदारी भूमिका निभाया। बिल्कुल, इसके जो सदस्य थे वो तो सक्रिय भागीदारी की वकालत कर ही रहे थे कि आप लोग राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो, शामिल हो जाए दोस्त। इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में हुई। बिल्कुल 1906, मतलब क्या हुआ, 20वीं सदी की स्टार्टिंग ही तो हुआ। इसने अलीगढ़ आंदोलन के राजपक्ष समर्थन राजनीति का समर्थन किया नहीं भाई। अलीगढ़ क्या था, एकदम आईएनसी का अपोजिट जा रहा था ये आंदोलन, ये नहीं चाहता था, तो समर्थन कैसे करेगा इसका? ठीक है, तो 1 2 3। अब यही पीपीएससी में पूछा था, टीआरडी में देखो जीएस में पूछा है, अरहार आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था? अरहार, तो अरहार आंदोलन से देखो मौलाना मजरुल हक होंगे, पटना वाले तो होंगे, मौलाना जफ़र अली होगा, अपना जफ़र भाई होगा, मौलाना अल्फाफ हुसैन, हाल इनका नाम तो नहीं समझ में आ रहा है, इनका नाम तो नहीं सुने थे, तो यही। ठीक है, अब आइए कुछ मुस्लिम लीग के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको अगर सभी नाम दिया जाए तो सबसे पहले सलीमुल्लाह को रखना है नाम, जो प्रस्तावना दिया था, उसी का नाम को वरीयता देना, तब आगा खा का नाम को देना। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तब मिंटो का कार्यकाल क्या है? तो 6 से 10। इधर आइए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906, बंगाल विभाजन के बाद। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो आगा खां। याद रखेंगे कि जिन्ना मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य नहीं था, ये 1913 में जुड़ा था इससे। अब ये जो संस्था है ये देखो, ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, यही जो सर सैयद अहमद खान वाला थी, यही तो यहाँ इसका काम किया मेन, मुस्लिम लीग के फाउंडेशन का। मुस्लिम लीग से कौन कौन नेता जुड़े हुए थे एक बार ये देख ले रहे हैं। अगर संस्थापकों में चयन करना हो, एक सेकेंड दोस्त, अगर आपको संस्थापकों में चयन करना हो तो पहले सलीमुल्लाह खां का नाम देंगे, फिर आगा खां का नाम देंगे,
और फिर मोहसिन मुल्क का नाम देंगे। आपको याद रखना कि मोहसिन मुल्क भी मुस्लिम लीग के संस्थापक में से एक थे। पता है मोहसिन मुल्क कौन थे? अलीगढ़ स्कूल है, उसी के सचिव थे, अलीगढ़ स्कूल के सचिव थे। ठीक है। और यहाँ पे देख रहा है, ये पहला वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? 1907 में हुआ था। अब कोई ऑप्शन सही नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी मार देगा। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में, जहाँ धक्का लगा मुसलमानों को। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आइए, आपको IAS 2002 में पूछा था। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसको पहचानिए। हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी RR आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। अरे यार बिल्कुल सत्य है यार। ये 1910 में जो RR आंदोलन हुआ था उनसे हकीम अजमल खान जुड़े हुए थे। हजम नहीं ना हुआ ये बंदा? तीनों संस्था का अध्यक्ष रह चुका हुआ है, मुस्लिम लीग भी, RR आंदोलन भी और INC का भी अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। तो क्या सर सैयद अहमद खान इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल। सर सैयद अहमद स्थापना भले हुआ था 1985 में, और सर सैयद अहमद खान 1988 में मर गए, जिस समय 1988 में मर गए, जिस समय गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन गए थे, विरोध किए थे। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। बंगाल विभाजन और अलग निर्वाचक समूह नहीं विरोध किया। ये लोग क्या किया? बंगाल विभाजन के लोग कहाँ विरोध किया? लोग कहाँ विरोध किया? लोग तो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग में था ही। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंध काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार के गठन करने वाले में से एक थे। बिल्कुल, बरकतुल्ला और अब्दुल्ला ये सिंध काबुल में जो अंतकालीन सरकार है उसका गठन करने वाले में से एक थे। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए, तो हो गया। ये देखिए, बंगाल विभाजन का ये लोग समर्थन किया था लीग। ठीक है। इधर देख ले रहे और कोई क्वेश्चन। 1908 में लीग की एक शाखा लंदन में किसने स्थापित की? यही IAS में पूछा हुआ है। लंदन में किसने स्थापित किया था? तो अमीर अली, मोहम्मद अली ने, अमीर अली। लंदन में अमीर ही आदमी रहता है ना, इसी कारण अमीर अली मुस्लिम लीग का जो शाखा वो लंदन में स्थापना किया। अच्छा, ये लाइन किसने बोला कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश का महत्तम बचाव होगा? ब्रिटिश सरकार का। हंटर, हंटर ही तो बोलेगा ऐसा मुस्लिम के बारे में। अब क्योंकि मुस्लिम के बारे में एक बुक भी लिखा हुआ था, इंडियन मुस्लिम्स, हंटर, याद है? इसी कारण मुस्लिम को हंट करो तो हमारा बचाव सर्वोत्तम होगा। अब यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम में से जो सवाल सब बनेगा उसके ऊपर है। भारत में सांप्रदायिकता का उदय मुख्य रूप से किस शताब्दी के अंत में दिखाई पड़ने लगा? तो 19वीं 20वीं थोड़ी, 19 सेंचुरी के अंत में, 19 सेंचुरी के अंत में मतलब कि 80-70 के बाद ये सब सांप्रदायिकता का उदय मुख्य रूप से दिखाई पड़ने लगा। BBI 20वीं नहीं, 20वीं मतलब क्या हो गया भाई? 20वीं तो बहुत इधर हो गया, 19वीं शताब्दी। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट कह रहा है, सांप्रदायिकता की किस विचारधारा के अनुसार विभिन्न धर्मों के अनुयायी सांसारिक हित एक दूसरे को पूरी तरीके से अलग होते हैं? कौन सा ऐसा विचारधारा है जिसके अनुसार सांसारिक हित आदमी का एक दूसरे से अलग होता है? तो ये उदारवादी सांप्रदायिकता इसको बोलते हैं। ठीक है ना। उदारवादी सांप्रदायिकता वह विचारधारा है इसमें माना जाता है कि एक बहुभाषी समाज है
एक धर्म अनुयायी के सांसारिक हित किसी अन्य धर्म के अनुयायी से अलग होते हैं। 1870 की ब्रिटिश सरकार ने सर सैयद अहमद खान जैसे मुस्लिम नेताओं को किसके विरुद्ध प्रोत्साहित किया? देखो 1870 क्या है, सांप्रदायिकता वाला चीज़ है, इसमें प्रिंटिंग का भी विकास हो चुका हुआ है। 1870 के दशक में सर सैयद अहमद खान किसके विरुद्ध प्रोत्साहन किए मुसलमानों को? बोले थे कि कांग्रेस तुम ज्वाइन नहीं करो। फिर है, नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हिंदू और मुस्लिम मध्य वर्गों के विकास के बीच किसका उल्लेख किया है? बोला कि जो हिंदू है और एक मुस्लिम है, इन दोनों कैसे अलग बन हो गए? ये बोला कि इन दोनों में जनरेशनल गैप है। जनरेशन कुछ पहले हम लोग का जनरेशन था तो साथ में थे, अब दूसरा पीढ़ी आ गया तो साथ नहीं रहना चाहता है, इस कारण तनाव की स्थिति है। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस वर्ष संविधान सभा गठित करने की घोषणा की गई थी? तो याद है सितंबर 1945। कैसे याद कराए थे? तो टीआरई का भी घोषणा हुआ कि सितंबर में लिया जाएगा अंत में, इसे टाइप का। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख कथन है, जैसे महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी बोलते हैं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय का प्रश्न ब्रिटिश सरकार की उपज है, उनके जाने के बाद यह स्वयं गायब हो जाएगा। मतलब अभी जो हम सब लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, ये तो उनके द्वारा बनाया गया, हम लोग के द्वारा थोड़ी है। कैसे याद रखोगी? अल्पसंख्यक की चिंता कौन करता था? गांधी जी करते थे। आगा खां। आगा खां क्या है? तो ये बोलते एक स्वतंत्र संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हो गया। बिल्कुल। और से आगे बोले, कौन बोला था कि मुस्लिम लीग का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुआ है? तो आगा खां। कैसे याद रखोगे? तो और से आगा खां और से अलीगढ़। जिन मोहम्मद अली का क्या है? मौलाना मोहम्मद अली, जो अच्छा आदमी थे, जो ईद हरार आदमी से जुड़े हुए थे, हरार आंदोलन। ये बोला कि हम विभाजित होते हैं और वो शासन करते हैं। बिल्कुल। हरार आदमी वाले लोग का सोच ऐसा ही तो होगा ही कि हम आपस में बटेंगे तब घटेंगे। हरार आंदोलन वाले का सोच है। पाठ के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या आश्वासन दिया? ऐसा क्या बात बोल दिया जो भारतीय क्या किए सहयोग प्राप्त करने के लिए? तो बोला कि हम युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने देंगे आप लोग को। आगा खां के अनुसार एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म कहाँ हुआ? तो आगा खां क्या बोला था? अ से आगा, अ से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का जन्म हुआ। अब यहाँ पे देखो, जिन्ना ने किस वर्ष असंभव मांग प्रस्तुत की कि कांग्रेस स्वयं को केवल एक हिंदू संगठन घोषित करे? जिन्ना बोले कि बहुत हुआ बकचोदी, अब तुम एक स्वयं को, कांग्रेस क्या है? हिंदू संगठन है। ये बोला था इस पीरियड में बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि आपको याद रखो, सोचो भारत में सांप्रदायिकता कब विकराल हो गया था? 1937 के इलेक्शन के बाद ही तो हो गया था, हारने के बाद। अब है यहाँ पे गांधी के अनुसार अल्पसंख्यक के बहुसंख्यक समुदाय का प्रश्न किसकी उपज है? तो ब्रिटिश सरकार की उपज है, हम लोग की थोड़ी उपज है। मुस्लिम लीग भी यहाँ पे दे रहा ऑप्शन में, तो इसको नहीं मार देंगे। अच्छा सवाल है। Which social group became the primary base for the aggressive communal politics after 1937? 1937 के बाद जो एग्रेसिव कम्युनल हो जा रहा है पॉलिटिक्स, वो मिलने किसके कारण हो रहा है? तो वो जो गांव के जो ऊपरी मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे लोग हैं, इसी कारण एग्रेसिव कम्युनलिज्म होने लग रहा है। ज़्यादा पढ़ लिख लेने से भी तो सांप्रदायिकता होता है। अच्छा, यहाँ पर है क्वेश्चन, हाउ डिड द नेचर ऑफ कम्युनलिज्म चेंज? जो नेचर है कम्युनलिज्म बताए थे कि 1937 के बाद चेंज होने लगा था। क्यों? तो ऐसा होने लगा था क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम लीग है वो क्या हुआ था? हार गया था 1937 के चुनाव में, और अब अपना इज्जत बचाने के लिए एकदम भड़काऊ भाषण बोलने लगा।
इसके बाद एग्रेसिव हो गया, एक्सट्रीमिस्ट हो गया, फासिस्ट स्टाइल मेथड अपनाने लगा। अब जो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ 1937 के बाद, इसी के ऊपर सवाल है कि व्हाट वाज द मेन रीजन। मेन रीजन क्या है जो इंटेंसिफाइड द इश्यू ऑफ कम्युनिज्म आफ्टर 1937। सांप्रदायिकतावाद के मुद्दा को बहुत हावी बनाया गया। इसका मेन कारण क्या था, तो देयर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इन द प्रोविंस इलेक्शन। बिल्कुल, जो मुस्लिम लीग का जो परफॉर्मेंस है बहुत ख़राब था 1937 में। अब यहाँ पे 1930-34 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस प्रमुख संगठन ने कांग्रेस के साथ मिलकर हिस्सा लिया था। अब यहाँ पे देखो, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930-34 का, तो द मेन तो आईएनसी कर रहा था, लेकिन एक मुस्लिम संगठन भी था दोस्त जो आईएनसी का साथ दिया। तो आप बोलोगे अहरार आंदोलन हुआ इस समय क्या सर? भाई तो ये तो 1906 में ही होने लगा था, कहाँ हम लोग 1930 की बात कर रहे हैं। तो जमायते उल एमा हिंद, जमायते उल उलेमा हिंद, ये साथ दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 1928 में जिन्ना ने मुसलमानों के लिए मुख्य रूप से किस चुनावी व्यवस्था की मांग की? तो वही भाई पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करेगा। ये जिन्ना जन आंदोलन में भी बदल दिया था सबको। मुस्लिम लीग की मांग को याद है। सांप्रदायिकता के प्रति कांग्रेस की रणनीति में क्या कमी आई? तो कांग्रेस की रणनीति में कैसे कांग्रेस जो है इस सांप्रदायिकता से नहीं लड़ पाए, ये पूछना चाह रहा है। तो उसके जो सांप्रदायिकता है उसके खिलाफ इस कांग्रेस के पास कोई प्रभावी प्रणाली नहीं थी, कोई प्रोसेस नहीं था कि कैसे रोका जाए। फिर यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा संगठन था जो 1930 में साथ दिया। तो एक जमायत उल उलेमा हिंद और एक खिदाई खुदमतकार, इन दोनों ने कश्मीर राज्य में साथ मिलकर अवज्ञा का आंदोलन दिया। कहाँ पे? कश्मीर राज्य। क्या बाल्कन युद्धों के कारण मुस्लिम लीग शिक्षित युवाओं का दृष्टिकोण ब्रिटिश विरोधी होने लगा था? बिल्कुल सही बात है। जो बाल्कन वॉर हुआ था, इसमें क्या हुआ था, बाल्कन युद्ध और तुर्की के प्रति निष्ठा ब्रिटिश नीति भारतीय मुसलमान के मन में असंतोष पैदा कर दिया। जो बाल्कन क्राइसिस था उसमें तुर्की के प्रति जो नीति था वो असंतोष पैदा करने वाला ही था। 1930-34 के दौरान कांग्रेस ने खिदमतगार समूह के साथ मिलकर किस क्षेत्र में अभियान चलाया था? तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अभियान चलाया था 30-34 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के आसपास। आर्य समाज में शुद्धि आंदोलन के विरोध में मुसलमानों ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? बताओ, आर्य समाज के खिलाफ ही आंदोलन शुरू कर दिया था। जमायत नहीं, जमायत इस्लामी तो उसका साथ दिया था ना। तंजीम और तबलीग, तंजीम और तबलीग, ऐसे याद रखो। लब लब कर रहा है, तमीज़ नहीं है। लब लब कर रहा है, तमीज़ नहीं है, शुद्ध आदमी बन के नहीं रह सकता। 1915 में अब आ गए हिंदू महासभा के ऊपर कुछ सवाल। 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो हम बताए थे कासिम, इसमें ये मदन मोहन मालवीय मार के नहीं आ जाना चाहिए, लाला लाजपत राय। कासिम बाजार के महाराजा थे। हरिद्वार में 1915 में कासिम बाजार के राजा थे मनिंग चंद्र, वही अध्यक्ष बने थे प्रथम। ठीक है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो कासिम बाजार में हुआ था। ये कासिम बाजार कहाँ है सर? तो ये हरिद्वार में ही है, हरि के द्वार। वहीं के राजा थे मनिक चंद्र। 1913 के लखनऊ समझौते का मुख्य परिणाम क्या हुआ? बताओ। तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर दिया। बाप, ये सबसे बड़ा लूफॉल था उस समय का, स्वीकार करना। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान अपील किया लेकिन कि कांग्रेस का आप लोग सदस्य नहीं बने शुरुआत में, लेकिन इसके बावजूद भी
जैसे मीर मुशर्रफ हुसैन शामिल हो गया कांग्रेस में, मीर मुशर्रफ हुसैन। तो बोल रहे उसके अलावा और कौन कौन शामिल हुआ? राजसी प्रसाद नहीं, राजसी प्रसाद तो धोखेबाज आदमी था, शिबू, जो कि इसके साथ मिल गया, अहमद खां के साथ। तो कौन होगा? आर एस सयानी, ठीक है, तैयब जी के नाम से भी जाना जाता है, आर एस सयानी, तैयब जी, ठीक है। तो आर एस सयानी हो गया, जो कि उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, मीर मुशर्रफ हुसैन। अब यहाँ पे देखो, बदरुद्दीन तैयब जी और हामिद अली खान जैसे मुस्लिम नेता कांग्रेस की सदस्यता के विरुद्ध थे। नहीं भाई, बदरुद्दीन तैयब जी, हामिद अली खान, मुशर्रफ था, आर सियानी, ये लोग साथ में थे, विरोध में नहीं। द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशनल थ्योरी के उद्भव के संदर्भ में 1887 में किन नेताओं ने मुस्लिम को कांग्रेस से दूर रहने की अपील की? एक तो ये अपना नेता बदरुद्दीन तैयब जी, हामिद अली खान बहुत अच्छा नेता है। ये सर सैयद अहमद खान के साथ शिबू जो है धोखा दिया, शिव राजा प्रसाद। अच्छा, ये जो है नेहरू का कथन है कि जो हम लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये जो है एक जनरेशन का अंतर है, पीढ़ी का अंतर है, नेहरू का कथन है। और ये तिलक का है कि देश के लोग कल्याण के लिए काम करते हैं, वो बाहरी या विदेशी नहीं है। पर्यापन का संबंध किसी धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके कार्य और निष्ठा से। महात्मा गांधी की शिक्षा, अब ये देखो, शिक्षा पे तो गांधी बहुत बोलते ही है, तो ये कथन किसका है कि जब तक स्कूलों और कॉलेजों में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से इतिहास का विकृत संस्करण, मतलब बिगड़ा हुआ रूप पढ़ाया जाएगा, तब तक हमारे देश में सांप्रदायिक सद्भाव स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सकता। बताओ, अभी जो मोदी गवर्नमेंट है, ये एकदम यही काम कर रहा है। तो कौन बोलेगा ये बात? गांधी बोलेगा। स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई की बात तो वही करते थे। उग्रवादी संप्रदाय तो बताइए, हो ही गया। अब यहाँ पे पाकिस्तान की मांग, कैसे कैसे पाकिस्तान की मांग उत्पन्न हुआ, ये देखते हैं। तो आपको पता ही है कि 1986 में टू नेशन थ्योरी दिया था सर सैयद अहमद खान ने। फिर आगे जिन्ना ने भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। फिर 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, जिसमें कवि इकबाल जो था वो क्या किया, भाषण में एक बोले कि हम लोग स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में। उसके बाद 1933 में इसके बाद चौधरी रहमत अली है, एक पाम्पलेट लाता है नाव और नेवर, उसी में पाकिस्तान शब्द को पहली बार दिया। फिर 1940 में क्या होता है, लाहौर प्रस्ताव पारित होता है, जिसे पाकिस्तान का प्रस्ताव भी बोलते हैं, जिन्ना के द्वारा पारित हुआ, जिसमें जो पाकिस्तान के लिए औपचारिक रूप से पहली बार मांग की गई। फिर 1942 में क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है। मुस्लिम लीग ने प्रांतों को अलग होने का स्पष्ट अधिकार न मिलने के कारण इसे खारिज कर दिया कि हम लोग अलग नहीं हो सकते। इसके तो मन में तब चल 5 हम अलग होंगे, इसी कारण। फिर 1940 में क्या हुआ, गांधी जिन्ना का वार्ता हुआ, लेकिन जिन्ना टू नेशन थ्योरी पे क्या हुआ, अरे रहे। 1946 में क्या हो गया, कैबिनेट मिशन आया। इस कैबिनेट मिशन को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया मुस्लिम लीग, और डायरेक्ट एक्शन डे मनाया 16 अगस्त 1946 को। 1947 में क्या हुआ, 3 जून की योजना जो आई थी, इसने विभाजन कर दिया, पाकिस्तान के का जो निर्माण है उसका आधारित योजना पेश की, माउंटबेटन योजना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये तो बता ही दिए, टू नेशन थ्योरी जीना दिया था, मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान की अवधारणा को पेश किया था पहली बार, बिल्कुल, लेकिन शब्द प्रयोग नहीं किया था डायरेक्टली। सर सैयद अहमद खान ने ये चीज़ नहीं किया था, पाकिस्तान शब्द रहमत अली ने किया था। और यहाँ पे ये किसने बोला कि जब द्विराष्ट्र सिद्धांत जोर पकड़ रहा था, तब किसने मार्लिया मिंटो सुधार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पाकिस्तान का असली जनक इकबाल नहीं, जिन्ना नहीं, मिंटो था।
तो बताओ मिंटू को कौन टारगेट किया? ये बिहार डीएसओ में इसी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये इंडिया डिवाइडेड नामक एक बुक है, तो इसी के ऊपर लिखा गया कौन डिवाइड किया, इसी में बात लिखा गया था। तो ये बोला था राजेंद्र भाई, इन्हीं की बुक थी। अभी 2025 में पूछा गया। अभी 1930 में कौन फेमस स्पीच स्ट्रेस किया मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए? तो कभी इकबाल। ठीक है। फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी किसको बोला जाता? सर सैयद अहमद खां को। अगर उनका नाम नहीं रहेगा तब जिन्ना को देना सेकंड नंबर प्रेफरेंस। विच अमॉन्ग द थ्योरी ऑफ टू नेशन थ्योरी, तो बता ही दिए, जिन्ना। पाकिस्तान प्रस्ताव औपचारिक रूप से कब पारित किया गया था? 440 काम कब हुआ? लाहौर अधिवेशन में 1940। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ कि ये सबसे पहली बार 23 मार्च 1940 को हुआ, जहाँ पे मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसका अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ही बना था और एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग किया। इसमें जब प्रस्ताव पेश किया कौन? हयात खां। प्रस्ताव निर्माण किया कौन? हयात खां। प्रस्तुत कौन किया? फजलुल हक लुबलु प्रस्तुत करता। समर्थन कौन किया? तो जिसको खुजली होगा वही तो समर्थन करेगा। अब प्रस्ताव का निर्माण कौन किया था? हयात खां। ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ हयात खां। सलीमुल्लाह उस समय था मुस्लिम लीग के समय। यहाँ पे कौन है? फजलुल है हक। खान अब्दुल गफ्फार खान के ऊपर है। खान अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा का नाम क्या है जो उनके संघर्षों का विवरण देती है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है माई लाइफ एंड स्ट्रगल। माई लाइफ एंड स्ट्रगल। खान सर बोले कि मेरे लाइफ में कितना स्ट्रगल है, संघर्ष है। ठीक है। फिर खान अब्दुल गफ्फार खान को अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए नेहरू पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1967 में इनको नेहरू पुरस्कार मिला और 1987 में इनको भारत रत्न मिला था। याद आ रहा? खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने तक मुस्लिम लीग के साथ साथ गठबंधन किया। नहीं भाई, लीग के साथ गठबंधन क्यों करेगा, वो तो लीग के खिलाफ थे। उन्होंने 1929 में, याद रखेंगे 1929 में, जब जिन्ना 14 सूत्री मांग रखा था 29 में, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले खुदाई खिदमतगार संगठन के आंदोलन का स्थापना किया। वह विभाजन का विरोध कर रहे थे और पाकिस्तान के एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण की मांग कर रहे थे। ठीक है ना, पाकिस्तान, पाकिस्तानी, पखुनिस्तान, पखुनिस्तान। मेन इसमें है कि ये डेट हमको याद नहीं होता है, तो ये याद रखेगा। अब हिंदू महासभा के बैनर तले हिंदू राष्ट्र के विचार को औपचारिक रूप किसने और कब दिया था? तो वीजी सावरकर ने दिया था 1937 में। याद है ना, हिंदू राष्ट्र, वीजी सावरकर का नाम सबसे पहले आता है। हिंदुत्व शब्द और विचारधारा तो पता ही है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में नहीं भाई, दिल्ली में है। आप बताए थे कि 1900 हिंदू महासभा के कौन सा ऐसा नेता था जो 1931 में इटली का यात्रा किया और मुसोलिनी से मुलाकात किया और सैन्य स्कूलों का निरीक्षण किया? सैन्य स्कूल के बारे में कौन जाना जाता है? यही सवाल है जो कि एओ में पूछा था, ईपीएफओ में पूछा था। तो बीएस मुंजे। वीर सावरकर का एक पुस्तक था हिंदुत्व 1923 में। उसके अनुसार हिंदू होने का अनिवार्य शर्त क्या था? तो भारत को अपने पितृभूमि और पुण्य भूमि मानना। फिर से बीएस मुंजे जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो तुम लोग बोलना बिल्कुल लिया था दोस्त। फिर 1940 के दशक के शुरुआत में हिंदू महासभा ने किन प्रांतों में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी? तो एक बात याद रखना कि बहुत ही यूनिक बात है कि बताओ, दोनों का विचार अलग था लेकिन फिर भी दोनों साथ आए 1940 में और गठबंधन की सरकार बनाई। तो कहाँ बनाया गया? जहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था, यही हिंट है। बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। याद है आपको 14 सूत्री मांग में ये तो बोला जा रहा था सिंध को बॉम्बे से अलग करने के लिए। तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग।
मुस्लिम लीग पूरा ख़त्म हुआ।